कैसे हैं स्टूडेंट। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरा नाम विजय सनी, स्वागत करता हूं आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है परिवहन के टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट, ठीक है, टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव मैं आप लोगों को वन शॉट में प्रोवाइड करवाने वाला हूं, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर ये वीडियो आप लोगों को तनिक भी अच्छा लगेगा तो स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। ये सभी के सभी प्रश्न 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने अध्याय 1 और अध्याय 2 को काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ समाप्त कर दिया। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखेंगे, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न मैं सिलेक्टेड लाता हूँ, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हम लोगों का कि पौधों में खाद्य पदार्थ का परिवहन निम्नांकित किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा होता है, फ्लोएम द्वारा होता है, कोशिका झिल्ली द्वारा होता है या फिर कास्टेक्स द्वारा होता है। तो याद रखेंगे आप लोग कि पौधों में खाद्य पदार्थों का जो परिवहन होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो फ्लोएम उत्तक का काम होता है, ठीक है। फ्लोएम उत्तक अर्थात फ्लोएम द्वारा, समझ में आ गया। जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है, क्या आप लोग बता सकते हैं स्टूडेंट कि जाइलम उत्तक का कार्य क्या होता है? जल और खनिज को, समझिए, जल और खनिज को क्या करना, जड़ से लेके, ठीक है, पत्तियों तक ले जाना, यही इसका कार्य होता है जाइलम उत्तक का। फ्लोएम उत्तक का क्या काम है? जब जाइलम उत्तक स्टूडेंट जल और खनिज को पत्ती में लेके जाएगा, फिर वहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसके बाद जो ग्लूकोज बनता है ना, उस ग्लूकोज अर्थात कार्बोहाइड्रेट को ये फ्लोएम उत्तक क्या करता है, पौधों के हर एक भाग में जाके बांट देता है, समझ में आ गया ना। तो ये जाइलम उत्तक अलग और फ्लोएम उत्तक अलग है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, कई बार क्या होता है 2 नंबर में स्टूडेंट, कितने नंबर में? 2 नंबर में जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। यानी कि आपको कहेगा कि अंतर बताइए क्या है, क्या पूछेगा? अंतर। और मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है कि जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक में क्या अंतर होता है। अगर नहीं देखे हैं तो उसे सर्च करेंगे विजय स्टडी पॉइंट जाइलम उत्तक और फ्लोएम उत्तक, देखिए वहाँ पर मेरा वीडियो सबसे ऊपर में शो करेगा। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दूसरा नंबर का प्रश्न क्या है। चालनी नालिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो ये जो चालनी नालिकाएं होती है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो फ्लोएम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? फ्लोएम में, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ है कि पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जलवाष्प के निकलने की क्रिया को मेरे प्यारे बच्चों वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। आप लोग जो है ना देखे होंगे या फिर कभी आप लोग ये चीज़ को अनुभव किए होंगे, ठीक है, कि जब भी मम्मी लोग घर में साग सब्जी या कोई भी फल वगैरह लाती है ना, उसको अगर पन्नित में ही छोड़ देती है तो सुबह जब उस पन्नित को खोलिएगा ना तो पन्नित में देखिएगा पानी का मात्रा रहेगा। वो कहाँ से आया? तो यहीं के द्वारा आया, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा आता है। जैसे कि आप लोग की मम्मी या पापा लोग कभी घर में साग लगा नहीं स्टूडेंट, क्या लगा? साग। तो उस साग जो पन्नित में लगा अगर, तो क्या कीजिए, उसको पन्नित में रात भर छोड़ दीजिए, या नहीं तो अगर खुला ही लाई है तो उसको पन्नित में डाल के उसको छोड़ दीजिए। और आप सुबह जब खोलिएगा ना तो देखिएगा पन्नित भीगा हुआ रहेगा, क्योंकि पत्तियों से जो है ना वाष्प के तौर पर जो है ना वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया हुआ है, यानी कि पत्ती से वाष्प निकला, और वही प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। और वही पानी जो है आप लोगों को वहाँ देखने को मिलता है। समझ में आ गया? एक बार फिर से समझ लीजिए कि पौधों के बाहरी वायवीय भागों द्वारा जलवाष्प के निकलने की क्रिया, यानी कि जलवाष्प अगर निकल रहा है तो जलवाष्प निकलने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और ये कहाँ होता है? तो पेड़ पौधों में होता है। समझ में आ गया? चलिए अब हम लोग चौथा देखते हैं स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। चौथा नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि जल के, ठीक है, यहाँ पर पानी गिर गया था, जल के अवशोषण एवं परिवहन में जड़ की जाइलम वाहिकाओं में उत्पन्न होने वाला दाब को क्या कहते हैं? यानी कि वहाँ पर जो दाब उत्पन्न होता है ना, उस दाब को क्या कहते हैं? तो मूल दाब कहते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट, कौन सा दाब कहते हैं? तो मूल दाब कहते हैं, भूलेंगे नहीं, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सिलेक्टेड प्रश्न है। 5 नंबर का कि खनिज लवणों का अवशोषण पौधों, ठीक है, अर्थात पौधे किस रूप में करते हैं? खनिज लवण जो कि जड़ के माध्यम से पौधे प्राप्त करते हैं। तो खनिज लवणों का अवशोषण पौधे किस रूप में करते हैं? बताइए। अणु के रूप में, यौगिक के रूप में, आयन के रूप में, या फिर इनमें से सभी? तो याद रखिएगा आयन के रूप में करते हैं। किसके रूप में करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आयन के रूप में, ठीक है। चलिए 6 नंबर का आप लोग जवाब दीजिए कि औसतन एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार के कितना गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है? अपने भार का मेरे प्यारे बच्चों 100 गुना, ठीक है। यानी कि जितना पौधे का क्या है वजन है ना, उसके क्या 100 गुना उसके है यहाँ पर अपने भार का। अर्थात अगर मान लीजिए कि उसका जितना वजन है, ठीक है, वो अपने भार का
कितना गुना जल को वाष्पोत्सर्जित करता है, यानी कि पत्तियों के माध्यम से, टहनियों के माध्यम से क्या करता है, वो जल को बाहर कर देता है। तो 100 गुना जल, सोच सकते हैं स्टूडेंट कितना ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ 7वां नंबर का कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किधर से किधर होता है। जवाब दे सकते हैं आप लोग कि पौधों में खाद्य पदार्थ का जो स्थानांतरण होता है वो किधर से किधर होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए इसका जवाब दीजिए, तो किधर से किधर होता है। तो मैं इसका जवाब देखिए ये नेक्स्ट पेज में लाया हूँ, यहाँ पर देखिए, क्योंकि अलग अलग है ना। चलिए आप यहाँ से थोड़ा सा समझिएगा, ये प्रश्न है, नीचे आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये सब प्रश्न को क्या किया हूँ, पहले सब प्रश्न को सिलेक्ट किया हूँ, सिलेक्ट करने के बाद सबको क्या किया हूँ मैं कंप्यूटर में लिख कर उसके बाद आप लोगों के लिए निकाल कर लाया हूँ। तो वही यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर चलता है। समझ में आ गया। फिर से समझिए कि पौधों में खाद्य पदार्थों का जो स्थानांतरण होता है वो किधर से किधर होता है, तो अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की तरफ होता है। इसको आप लोग याद रखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अगला जवाब दीजिए कि जाइलम वाहिकाएं किस प्रकार की कोशिकाएं हैं। किस प्रकार की कोशिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो मृत कोशिकाएं हैं। किस प्रकार की कोशिका है, मृत कोशिका, यानी कि ये जो जाइलम होता है ना, ये मृत कोशिका का बना होता है। चलिए 9 नंबर में देखिए यहाँ पर क्या है कि चलनी पट्ट, ठीक है, चालनी पट्ट कहाँ अवस्थित रहता है, कहाँ अवस्थित रहता है स्टूडेंट। तो याद रखिएगा चालनी नलिकाओं के बीच में अवस्थित रहता है। कहाँ पर, चालनी नलिकाओं के बीच में अवस्थित रहता है। चलिए अब 10 नंबर का जवाब दीजिए, क्या खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले स्थानांतरण में ऊर्जा का उपयोग होता है। पूछा है कि ऊर्जा का उपयोग मेरे प्यारे बच्चों होता है, तो कभी कभी होता है। क्या इसका जवाब हो जाएगा, कभी कभी होता है। 11 नंबर का देखिए क्या है कि पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो केवल ऊपर की ओर होती है। किधर होती है, केवल ऊपर की ओर, यानी इस तरह से केवल ऊपर जाएगा। ठीक है, केवल कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। चलिए अगला बताइए क्या है कि रक्त अर्थात जो आप लोग के अंदर जो ब्लड है वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक का है या फिर वास्तविक संयोजी उत्तक, कंकाल उत्तक है या फिर एडिपोज उत्तक है मेरे प्यारे बच्चों। तो रक्त जो है वो तरल संयोजी उत्तक है। क्या है, तरल संयोजी उत्तक। हम लोग का जो खून है वो क्या है, तरल संयोजी उत्तक है स्टूडेंट। तो 12 नंबर हम लोगों ने समाप्त कर लिया। अब आइए 13 नंबर का देखते हैं कि क्या है स्टूडेंट। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि आप मेरे इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं, ताकि मैं भी जान सकूँ कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ चल रहा है। 13 का है कि रक्त प्लाज्मा में निम्नांकित किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, यानी कि रक्त में जो प्लाज्मा है ना उसमें किसकी मात्रा मेरे प्यारे बच्चों सबसे अधिक है, तो जल की मात्रा सबसे अधिक होती है। किसकी मात्रा, जल की। ठीक है, अर्थात H2O। जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, H2O। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है। चलिए अगला क्या है मेरे प्यारे बच्चों, सीरम कहलाता है। सीरम क्या कहलाता है, जवाब दे सकते हैं कि सीरम कहलाता है तो फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, ये जो होती है ना क्या, फाइब्रिनोजिन सहित प्लाज्मा, यही सीरम कहलाता है, अर्थात कहलाती है, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर का कि निम्नांकित कौन हृदय गति के दौरान हृदय और पेरिकार्डियल झिल्ली के बीच होने वाले संभावित घर्षण से बचाता है। संभावित किससे मेरे प्यारे बच्चों, घर्षण से बचाता है। कौन बचाता है, तो पेरिकार्डियल द्रव्य बचाता है। ये जो द्रव्य होता है ना, ये घर्षण से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा आप लोग कि अगर कोई भी वस्तु के बीच घर्षण होगा ना तो वो चीज़ धीरे धीरे नष्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग चप्पल पहनते हैं ना, तो चप्पल और धरती के बीच अर्थात रोड वूड के बीच जो घर्षण होता है, इसलिए देखिएगा चप्पल कैसा हो जाएगा, धीरे धीरे चप्पल खिया जाता है। आप लोग देखे होंगे कि ट्रक, गाड़ी उड़ी जो भी रोड पर चलता है तो चक्का और रोड के बीच में क्या होता है, घर्षण होता है, जिसकी वजह से चक्का खिया जाता है, रोड भी देखते हैं ना पूरा प्लेन हो जाता है। यानी कि कभी भी घर्षण होगा स्टूडेंट तो उस चीज़ का ह्रास होता है। ठीक है, क्या होता है, ह्रास। इसी तरह मशीन वगैरह में भी घर्षण होता है, जिसकी वजह से 10 साल 15 साल 20 साल बाद मशीन को भी क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। और आप लोग देखे होंगे कि कोई भी मशीन वगैरह उसमें ग्रीस डालते हैं। ग्रीस क्यों डालते हैं, ताकि उसका घर्षण कम हो। समझ में आ गया ना। चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं क्या है हम लोग का 16 नंबर का ना स्टूडेंट कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेश्म होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 4 वेश्म होते हैं। कितने वेश्म होते हैं, 4 वेश्म होते हैं। अगला है कि इनमें
किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? किसकी दीवार है जो सबसे मोटी होती है मेरे प्यारे बच्चों? किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो याद रखिएगा आप लोग कि बायां निलय का जो दीवार होती है ना, वो सबसे मोटी होती है। ठीक है, अब चलिए कौन सा देख लेते हैं 18 का, कि त्रिदलीय कपाट कहाँ अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो दायां अलिंद निलय छिद्र पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। स्टूडेंट, आप लोग जो क्या करना है आप लोगों को कि हर एक प्रश्न को काफ़ी अच्छा से क्या करना है, तैयारी कर लेना है। और इससे पहले वाले वीडियो में ना मैं बाकी का सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी हो गया आपका, ज्योग्राफी, ठीक है, इंग्लिश, साथ ही साथ संस्कृत, आपदा प्रबंधन, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट है उसे मैंने समाप्त कर दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे और देखेंगे। साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को समय पर देते रहता हूँ, इसलिए परिवार के साथ जुड़ के रहें। चलिए आप बताइए आप लोग 19 नंबर का, कि अग्र महाशिराएँ तथा पश्चिम महाशिरा कहाँ खुलता है? बता सकते हैं आप लोग कि कहाँ खुलता है? तो याद रखिएगा दायां अलिंद में खुलता है। ऑप्शन नंबर घ। कहाँ खुलता है मेरे प्यारे बच्चों? दायां अलिंद में खुलता है। 19 नंबर तक हम लोगों ने समाप्त कर दिया। चलिए अब हम लोग 20 नंबर का देखते हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग अधिक से अधिक प्रश्न को करें और आप लोगों को करवाएं। चलिए अब कौन सा होगा? यहाँ देखिए 20 नंबर का, कि एस ए नोड है। बताइए कि एस ए नोड अर्थात साइनोऑरिकुलर नोड है, क्या है? बता सकते हैं आप लोग क्या है? तो तंत्रिका उत्तक है। ये एक क्या है? तो तंत्रिका उत्तक है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है? तंत्रिका उत्तक है। 21 का है कि निम्नांकित किसमें शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त का प्रवाह होता है? किसमें होता है? तो फुफ्फुस शिरा में होता है। किसमें होता है? फुफ्फुस फुफ्फा शिरा। ठीक है, फुफ्फा शिरा नहीं समझिएगा स्टूडेंट, फुफ्फुस शिरा। चलिए अब देखते हैं 22 नंबर का, कि क्या है यहाँ पर? रक्तचाप। क्या स्टूडेंट? रक्तचाप। ठीक है, रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर होता है। ठीक है, रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? अगर रक्तचाप अगर है ना, जैसे ब्लड प्रेशर, अगर वो सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा तो क्या कहलाता है? तो हाइपरटेंशन कहलाता है। हम लोग कहते हैं ना बाहर, इसको हाइपरटेंशन है। ठीक है, इसको हाइपरटेंशन है बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। और हाइपरटेंशन जिसको रहेगा वो देखिएगा ज़्यादा घुसाएगा। ठीक है, ब्लड प्रेशर जिसका ज़्यादा हो जाएगा ढेर घुसाना शुरू कर देगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बता दूं कि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो भी शरीर के लिए नुकसान है, कम हो तो भी शरीर के लिए नुकसान है। ठीक है, इसलिए ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रहना बहुत ही आवश्यकता है। तो कहिएगा सर कि नॉर्मल में क्या? नॉर्मल में मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपका नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल से अगर थोड़ा सा अगर कम भी है तो खाना पीना पर ध्यान दीजिएगा, तो क्या होगा? आप ठीक हो जाइएगा। ठीक है, इसीलिए कभी भी अगर ऐसा हो ब्लड प्रेशर वाली बात अर्थात रक्तचाप, ठीक है, तो बहुत ही जल्द क्या करना है? डॉक्टर को दिखा देना है, नहीं तो वो नुकसान हो सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी लो हो जाएगा तो शरीर भी बहुत कमजोरी होगा, चलते चलते कहीं गिर भी सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ज़्यादा होगा तो वही ज़्यादा घुसाइएगा, हाइपरटेंशन। कोई प्रेम से भी बोलेगा तो आपको झिझा के लगेगा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर क्या स्टूडेंट 23 नंबर का नहीं, यहाँ पर जो है राइटिंग में कुछ आगे पीछे हो गया है, तो मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि जो हम लोग का शरीर होता है ना स्टूडेंट, हम लोग का शरीर में जो ऑक्सीजन को लेके जाता है, और ठीक है, ऑक्सीजन को या एक स्थान से दूसरे स्थान, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन करता है? तो रक्त परिवहन तंत्र करता है। यही याद रखिएगा कि हम लोग का जैसे बॉडी है ना, हम लोग का जो ये बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी में खून का आना जाना ये सब कौन करता है? तो रक्त परिवहन तंत्र करता है ना। और वही खून में क्या होता है? ऑक्सीजन को लेके गया और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को उसी में मिला के ले आया। ये सब का सब कौन देख रेख करता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से ऐसा हो पाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर 24 नंबर का क्या है स्टूडेंट। ठीक है, 24 नंबर का है यहाँ पर कि रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन, ठीक है, प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का करीब कितना प्रतिशत है? अर्थात पूरा खून का ये मेरे प्यारे बच्चों कितना प्रतिशत है? तो 55% है। पूरे खून का प्लाज्मा मेरे प्यारे बच्चों 55% है। याद रखिएगा, प्लाज्मा का शरीर में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, चलिए 25 का है कि इनमें कौन रक्त को थक्का बनने में सहायक होता है? रक्त को थक्का अर्थात खून को क्या करता है? क्लाउड करने में सहायक होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा खो, फाइब्रोजिन। फाइब्रोजिन की वजह से क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ये रक्त का थक्का हो जाता है। याद रखेंगे आप लोग, भूलेंगे नहीं। अगर कहीं पर भी दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ से मैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों का कि इनमें
किसके कारण रक्त लाल होता है? तो रक्त लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण मेरे प्यारे बच्चों रक्त क्या होता है? लाल होता है। चलिए अब हम लोग समाप्त के कगार पर ही है, अब ज़्यादा नहीं है और एक स्लाइड बचा हुआ है तो उसे भी हम लोग देख लेते हैं। 27 का क्या है देखिए कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक मेरे प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन कहलाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को लेके कौन जाता है? तो हीमोग्लोबिन ही लेके जाता है, इसीलिए इसको हम लोग ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। अगला है कि फुफ्फुस चाप निम्नलिखित में कहाँ से निकलती है? कहाँ से निकलती है? तो दायां निलय से निकलती है। कहाँ से निकलती है स्टूडेंट? दायां निलय से। चलिए अगला देख लेते हैं 29 का कि द्विदलीय कपाट कहाँ अवस्थित होता है? ये कहाँ अवस्थित होता है बताइए मेरे प्यारे बच्चों? तो बायां अलिंद निलय छिद्र पर अवस्थित होता है। ठीक है, चलिए 30 का जवाब दीजिएगा आप लोग कि महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? जो महाधमनी चाप होता है वो इनमें से कहाँ से निकलता है? तो बायां नीले से निकलता है। कहाँ से निकलता है स्टूडेंट? बायां नीले से निकलता है। क्या निकलता है? तो महाधमनी चाप इनमें कहाँ से निकलता है? तो बायां नीले से निकलता है। समझ में आ गया? चलिए 31 का जवाब दीजिए स्टूडेंट। 31 का कि रक्त परिवहन के दौरान हृदय में, कहाँ पर? हृदय में रक्त का जो है कि भरना अर्थात खून जब उसमें भरता है तथा फिर उसका बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो वो हृदय चक्र कहलाता है। ठीक है, खून निकलना फिर हृदय में खून जाना, ये चक्र चलते रहता है, इसीलिए हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। 32 नंबर का है कि एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य स्थिति में रक्तचाप अर्थात वो जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हम लोग को डॉक्टर कहेगा जाइए बीपी चेक कराइए, वही ब्लड प्रेशर चेक कराइए। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर हिंदी में रक्त, बी फॉर ब्लड, यानी ये रक्त खून, और प्रेशर अर्थात चाप। ठीक है, रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो रक्त जो है ना, ये हम लोग का ब्लड प्रेशर अर्थात रक्तचाप कितना होना चाहिए? तो 120/80 होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 120/80 होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, कुछ दिन पहले मेरा इससे कम हो गया था, इसीलिए हमको परेशानी हो गया था, मैं ये भी आपको बता दूँ। ठीक है, चलिए अगला है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। जल का परिवहन होता है मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा? तो विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के। चलिए नेक्स्ट स्लाइड और अंतिम बचा हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है कि पानी एवं, देखिए प्रश्न को समझिए कि पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है। पौधों में स्थानांतरण मेरे प्यारे बच्चों किसके द्वारा होता है? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। मैंने बताया था ना कि जाइलम उत्तक का जो कार्य होता है, जाइलम उत्तक का क्या कार्य होता है? जल तथा खनिज को, किसको? जल तथा खनिज को जड़ से, ठीक है, जड़ से पत्तियों में पहुंचाना, जड़ से पत्तियों में पहुंचाना होता है। समझ में आ गया ना किसका ये कार्य होता है? तो जाइलम नलिकाओं का। फ्लोएम का कार्य बताए थे ना, जब पत्तियों में भोजन बन जाता है, खाद्य पदार्थ बन जाता है, तो उसको शरीर के सभी हिस्सों में देना होता है। चलिए अब बताएंगे आप लोग यहाँ पर 35 का मेरे प्यारे बच्चों, 35 का जवाब दीजिए। फ्लोएम से, ठीक है, 35 यहाँ है ना, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? तो सुक्रोज के रूप में होता है। किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। याद रखेंगे आप लोग, किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। अगला है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होती है? पौधों में मेरे प्यारे बच्चों किस दिशा में होती है? किस दिशा में होती है? तो केवल ऊपर की ओर होती है। ये मैंने पहले भी बताया था कि ऊपर की ओर होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट 37 नंबर का, अभी तक अगर आप लोगों ने परिवार के साथ नहीं जुड़ा है तो प्लीज़ जुड़ जाएंगे स्टूडेंट। और कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताएंगे। क्या आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए? ठीक है, यानी कि अगला चैप्टर चाहिए या नहीं चाहिए, इसी तरह का सिलेक्टेड तो जरूर बताएंगे आप लोग। 37 का है कि जल तथा घुलनशील लवण का मूलरोम से, कहाँ से? मूलरोम से पत्तियों तक पहुँचने की क्रिया किस उत्तक द्वारा संपन्न होती है? तो जाइलम उत्तक द्वारा संपन्न होती है। किस उत्तक द्वारा? जाइलम उत्तक के द्वारा संपन्न होती है। अगला है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? किसकी उपस्थिति? तो हीमोग्लोबिन के कारण ही खून कैसा दिखता है? तो लाल दिखता है। चलिए अब हम लोग का ये समाप्त होने वाला है। टोटल मैं आप लोगों को 40 प्रश्न अभी दे रहा हूँ। ठीक है, और अगला वीडियो में मैं आप लोगों को फिर 40 प्रश्न दूंगा, फिर अगला वीडियो में 40, यानी कि इसी तरह से मैं आप लोगों की वीडियो देते रहूँगा, इसलिए परिवार के साथ जुड़े रहें। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर है कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिनिकाएँ कहलाती है, वो धमनियाँ कहलाती है। क्या कहलाती है? फिर से शुद्ध, अर्थात जब वो शुद्ध ऑक्सीजन शुद्ध है, ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीजन शुद्ध नहीं स्टूडेंट, रक्त अर्थात खून जो है वो शुद्ध है। ठीक है, शुद्ध या ऑक्सीजन
जनित, ठीक है, ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाला रक्त वाहिकाएं क्या कहलाती है? तो धमनियाँ कहलाती है। अर्थात जब हम लोग सांस लेते हैं ना स्टूडेंट, तो ऑक्सीजन क्या होता है, हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर हम लोग का हृदय में पहुंचता है, फिर हृदय वहाँ कस के उसको पंप करता है, इस तरह से पंप करता है। तो ऑक्सीजन वाला जो है ना, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन रक्त में मिला हुआ है, ऑक्सीजन जो रक्त में मिला हुआ है वो शरीर के सभी हिस्सों में जाता है। तो वो किस, ऐसे समझिए किस नस के द्वारा जाता है? तो ये धमनियाँ, धमनी और सीरा दो होता है ना स्टूडेंट, तो धमनी के द्वारा ही जाता है, सीरा के द्वारा नहीं जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन वाला धमनी के साथ जाता है। वही यहाँ पर दिया है कि विभिन्न भागों में ले जाने वाला वाहिनिकाएँ क्या कहलाती है? तो धमनियाँ कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला कि हृदय के वेस्मों का शिथिलन कहलाता है। हृदय का जो वेस्म होता है ना, उसका शिथिलन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ये मेरे प्यारे बच्चों, वो डायस्टोल कहलाता है। क्या कहलाता है? डायस्टोल। आई होप स्टूडेंट आप लोग 40 के 40 प्रश्न को काफ़ी अच्छा तरीका से समझ लिए होंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको तनिक भी अच्छा लगा होगा तो केवल शेयर कर दीजिए अपने दो दोस्तों के बीच, ठीक है स्टूडेंट। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। अपना ख्याल रखेंगे। वेट कीजिए हम लोग का चौथा चैप्टर का।